नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। इंडिया ब्लॉक से उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान के साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस तेज हो गई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में पीएम मोदी खुद प्रस्तावक बने। वहीं विपक्ष ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने एक गैर राजनीतिक चेहरा बताकर मैदान में उतारा। उनकी छवि एक प्रख्यात जज की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रबल समर्थक बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक वैचारिक लड़ाई करार दिया। दूसरी ओर एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को चुना। लेकिन इस घोषणा के पीछे गठबंधन के भीतर कई घंटों की तनातनी और असहमति थी। विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ दल जैसे टीएमसी और डीएमके एक गैर राजनीतिक उम्मीदवार चाहते थे। ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि वह कांग्रेस के किसी राजनीतिक नेता को समर्थन नहीं देगी। दूसरी ओर कांग्रेस अपने किसी वरिष्ठ नेता को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, जैसा कि उसने पिछली बार मार्गरेट अल्वा को चुना था। लंबी चर्चाओं और तनाव के बाद ममता के दबाव में कांग्रेस ने रेड्डी के नाम पर सहमति दे दी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और डीएमके जैसे दलों के सामने यह सवाल है कि वे ओबीसी उम्मीदवार राधाकृष्णन को वोट देंगे या ऊपरी जाति के रेड्डी को। डीएमके के लिए यह विशेष रूप से जटिल है क्योंकि वे तमिल गर्व की बात करते हैं और राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। लेकिन यह फैसला गठबंधन के लिए एकजुटता का प्रतीक बनने के बजाय आंतरिक मतभेदों का कारण बन गया। इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा तब की जब एनडीए ने पहले ही सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन हासिल कर लिया था। इस देरी ने एनडीए को समर्थन पक्का करने का मौका दिया, जिससे इन पार्टियों का रेड्डी के पक्ष में आने की संभावना कम हो गई। पहले घोषणा करने से गठबंधन को रणनीतिक बढ़त मिल सकती थी। गठबंधन को उम्मीद थी कि रेड्डी का आंध्र प्रदेश से होना टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस का समर्थन दिलाएगा। लेकिन ये पार्टियां पहले ही एनडीए के साथ थी और विपक्ष का तेलुगु कार्ड काम नहीं आया। यह क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को समझने में चूक थी। रेड्डी का चयन टीएमसी और डीएमके जैसे दलों की गैर राजनीतिक उम्मीदवार की मांग को पूरा करने का परिणाम लगता है। लेकिन यह फैसला गठबंधन की एकजुटता और राजनीतिक रूप से प्रभावी छवि को कमजोर करता है, खासकर उन राज्यों में जहां जाति और क्षेत्रीय मुद्दे अहम है। रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही कई सवाल उठने लगे। रेड्डी का चयन कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है। उनके सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में कार्यकाल 2007 से 2011 और गोवा में लोकायुक्त के रूप में छोटा कार्यकाल 2013 कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान था। 2013 में गोवा में एक लॉ आयस घोटाले की जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद रेड्डी ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में रेड्डी ने तेलंगाना सरकार के लिए एक 300 पेज की जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था, जिसे राहुल गांधी के आग्रह पर गठित किया गया था। यह रेड्डी के कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है, जिससे उनकी गैर राजनीतिक छवि और कमजोर हो जाती है। कुछ लोगों ने इसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़ा, जिससे उनकी गैर राजनीतिक छवि पर सवाल उठा। विपक्ष ने रेड्डी को चुनकर दक्षिण भारत बनाम
दक्षिण भारत की रणनीति अपनाने की कोशिश की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और विपक्ष ने आंध्र प्रदेश के रेड्डी को चुनकर डीएमके और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन यह रणनीति उल्टी पड़ गई, क्योंकि नायडू और वाईएसआरसीपी के रेड्डी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। रेड्डी का चयन करके कांग्रेस उसी जाल में फंस गई जिसके लिए वह बीजेपी पर हमला करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह पूर्व जजों को पुरस्कृत करती है, जैसे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाना। लेकिन अब रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पर भी यही आरोप लग रहा है। यह दोहरा मापदंड विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को चुना, जिनकी छवि एक साफ सुथरे और गैर विवादास्पद नेता की है। तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन को चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, नीतीश कुमार, जेडीयू और वाईएसआरसीपी जैसे दलों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा बीजू जनता दल, बीजेडी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जैसे दलों के सांसदों के बीच भी क्रॉस वोटिंग की संभावना है। बीजेपी को न केवल अपने गठबंधन का पूर्ण समर्थन है, बल्कि विपक्षी दलों के कुछ सांसद भी उनके पक्ष में वोट दे सकते हैं। संसद में संख्या बल की स्थिति भी एनडीए के पक्ष में है। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 782 सांसद हैं और जीत के लिए 292 वोट चाहिए। एनडीए के पास 427 वोट है, जो बहुमत से कहीं अधिक है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 355 वोट है, जो बहुमत से कम है। इसके अलावा 133 सांसद ऐसे हैं जो न तो एनडीए में है और न ही इंडिया गठबंधन में। इनमें से कई सांसदों का झुकाव बीजेपी की ओर है, जिससे राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन में एकजुटता की कमी इस चुनाव में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरी। डीएमके ने मांग की थी कि उम्मीदवार तमिलनाडु से हो और उन्होंने अन्नादुराई जैसे नाम भी सुझाए थे, लेकिन रेड्डी के आंध्र प्रदेश से होने के कारण डीएमके के नेता स्टालिन के सामने एक समस्या है। क्या वे तमिल गर्व की बात करते हुए तमिलनाडु के राधाकृष्णन को समर्थन देंगे या रेड्डी को वोट देंगे? इसी तरह आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद जैसे स्वाति मालीवाल और राघव चड्डा गठबंधन के उम्मीदवार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं दिखते। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने राधाकृष्णन की तारीफ की है और शरद पवार की पार्टी के कुछ नेताओं का झुकाव भी एनडीए की ओर माना जा रहा है। कांग्रेस के भीतर भी असंतोष है। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज है। इस स्थिति में कांग्रेस के कुछ सांसदों के क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह चुनाव विपक्ष के लिए एक औपचारिकता मात्र है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है और विपक्ष की रणनीति पूरी तरह विफल रही है। रेड्डी की उम्मीदवारी ने न केवल विपक्षी गठबंधन की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि कांग्रेस पर न्यायपालिका के राजनीतिकरण का आरोप भी मजबूत कर दिया। यह कहानी एक वैचारिक लड़ाई के रूप में शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हार और आंतरिक मतभेदों का प्रदर्शन बन गई। यह चुनाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक औपचारिकता मात्र है। अगर वे चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी राष्ट्रीय पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता, लेकिन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर उन्होंने एक ऐसी लड़ाई चुनी जिसमें हार पहले से तय दिख रही थी। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग और गठबंधन की कमजोरियों के कारण विपक्ष की हार और भी शर्मनाक हो सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।